नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारत के बढ़ते ग्लोबल कद से चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं, लेकिन अब चीन भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बीजिंग गए और वहां भी आतंकवाद का वो संक्रमण छोड़ आए जो पाकिस्तान में महामारी बन गया है। खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि चीन ने भारत के खिलाफ आतंक का मार्ग चुन लिया है। इसीलिए आज द पीएम फैक्टर में देखिए बीजिंग प्रायोजित कश्मीर में आतंकी साजिश। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बार फिर इस पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। आज यहाँ पर एक बार फिर से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई यहाँ पर कोई संदिग्ध तो नहीं है, क्या वाकई यहाँ पर कोई आतंकी तो नहीं छुपा। भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट सर्वोपरि है और इसकी सिक्योरिटी के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसी शाम जम्मू कश्मीर के रियासी में कायर आतंकियों ने कटरा से शिव खोड़ी जा रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आतंकियों के इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 40 से ज्यादा घायल हो गए। रियासी के बाद कठुआ और डोडा में भी आतंकियों ने अटैक किया। सघन सर्च ऑपरेशन चला। मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मारे गए। 9 जून के बाद 5 दिनों में आतंकियों के हमले और मुठभेड़ से जुड़ी 5 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। बुधवार को सुरक्षा बलों ने कठुआ के सैडा सोहल गांव में 15 घंटे के ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। अब नई खबर यह है कि इस इलाके में कुछ और आतंकियों की मूवमेंट का पता चला है। के लोकल्स के मुताबिक यहाँ पे 2 संदिग्ध देखे जाते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बार फिर इस पूरे इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई हैं और इस पॉइंट से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। कल रात से ही लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर अलर्ट है और ये आशंका जताई जा रही है कि शायद यहाँ पर 2 और संदिग्ध हो, क्योंकि लोकल्स की तरफ से पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर 2 संदिग्ध देखे गए थे। और उसके बाद एक बार फिर इसी पूरे गांव में कॉर्डन जो है वो पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगाया गया है और यहाँ से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है।
कठुआ के अलावा डोडा जिले में भी आतंकियों की मूवमेंट का पता चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। पूरे इलाके की सघन तलाशी की जा रही है, लेकिन जिस तरह पिछले 5 दिनों में 5 आतंकी घटनाएं सामने आई हैं, उसने बड़ा सवाल खड़ा किया है। 9 जून को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अचानक जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ गईं? 2 साल की खामोशी के बाद अचानक घाटी और जम्मू में इतने आतंकी कैसे सक्रिय हो गए? इन आतंकियों के पास से मेड इन चाइना हथियार क्यों मिल रहे हैं? क्या अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी भारत में आतंकियों की सप्लाई कर रहा है? आतंकियों को जंगल में ढूंढा जा रहा है, नदियों के किनारे खोजा जा रहा है, झरनों के पास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, घरों की तलाशी ली जा रही है। ये घाटी में दाखिल हुए आतंकियों को ढूंढने के लिए चलाए गए सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। पिछले कुछ दिनों में कैसे जम्मू और कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं में तेजी आई है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखिए। जिस वक्त भारत में चुनावों के नतीजे आ रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीजिंग में थे। यह कोई कोरा संयोग नहीं है कि भारत में 4 जून को जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आने थे, उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर निकल गए। ने बीजिंग में चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीक्रेट मीटिंग की। इसके बाद चीन के शियान और चेंगडू शहर में चीन के अधिकारियों के साथ कई सीक्रेट मीटिंग की, और जैसे ही 9 जून को शहबाज शरीफ वापस पाकिस्तान लौटे, भारत में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं होनी शुरू हो गईं। 12 जून रात 8:20 डोडा जम्मू। डोडा के कोटा टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी के कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हो गए। इसके बाद पूरे इलाके में आतंकियों के खिलाफ सघन सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 17 ट्रेनिंग कैंप, 37 लॉन्च पैड और कई आतंकी जो इस वक्त लॉन्च पैड्स पर एक्टिव है और इस प्रयास में है कि उनको घुसपैठ के लिए एक मौका मिल सके। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना और बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट है। 11 जून रात 2 बजे डोडा जम्मू। आतंकियों ने डोडा के भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की। 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स और जैश-ए-मोहम्मद ने ली। 11 जून कठुआ जम्मू। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सुखल गांव में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजा बंद कर शोर मचाया। इसके बाद आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग में एक ग्रामीण घायल हो गया। मुठभेड़ हुई तो एक आतंकी उससे दिन मारा गया। 15 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद अगले दिन यानी 12 जून को दूसरा आतंकी भी मारा गया। फाइनल असॉल्ट चल रहा था, उस वक्त भी आतंकी से ये अपील की गई कि आप सरेंडर करें, लेकिन आतंकी की तरफ से सरेंडर नहीं किया गया। दोनों आतंकियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकियों के पास से अमेरिका की M4 कार्बाइन, चीन में बने ग्रेनेड और पाकिस्तान की चॉकलेट बरामद हुई। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जांबाज जवान कबीर दास उई के शहीद हो गए।
9 जून के बाद एक हुई आतंकी घटनाओं के बाद 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बड़ा सवाल ये कि क्या ये आतंकी घटनाएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि पार्टी से सेना की टुकड़ियों को एलएसी पर तैनात कर दिया गया है। These feelings are shared not only my colleagues sitting. इतना तो तय है कि शहबाज शरीफ के चीन दौरे के तुरंत बाद घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन ने आतंकियों के ग्लोबल सप्लायर को टेरर फैलाने के काम में भी मदद करनी शुरू कर दी है? खुफिया इनपुट यही बता रहे हैं। लद्दाख में चाइना एक्चुअली बौखलाया हुआ है क्योंकि ये उसकी स्ट्रेटेजी में नहीं था, उसके टैक्टिकल डिसएडवांटेज में आ रहा है कि ट्रुप्स वहां पर कंटिन्यूसली डिप्लॉयड रहेंगे, जो इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ कर लिया है। सो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से आरआर को शिफ्ट किया गया है, जिस तरीके से 50 से 60 हज़ार लोग वहाँ डिप्लॉयड हैं, एक हेवी इक्विपमेंट, टोटल इक्विपमेंट वहाँ पर डिप्लॉयड है, जो चाइना ने कभी सपने में नहीं सोचा था। धारा 370 हटने के बाद तेजी से घाटी के हालात में सुधार आया। जनजीवन सामान्य होने लगा तो कश्मीर के लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने धीरे धीरे वहां से फौज हटाने का काम शुरू कर दिया। इन जवानों को एलओसी से हटाकर एलएसी पर भेज दिया गया। लेकिन एलएसी पर हुई नई तैनाती के बाद चीन बौखला गया है। कश्मीर में शांति और पाकिस्तान के साथ जुड़े लाइन ऑफ कंट्रोल पर खामोशी चीन को पसंद नहीं है। क्योंकि ऐसा होने से भारत चीन से जुड़े लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर और मजबूत हो जाता है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट सर्वोपरि है और इसकी सिक्योरिटी के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। इसलिए चीन हर हाल में चाहता है कि घाटी में तनाव बना रहे, सेना आतंकियों के सफाई में उलझी रहे। लेकिन चीन और पाकिस्तान भूल गए हैं ये नया भारत है, हर मोर्चे पर मजबूत है। जम्मू कश्मीर में सेना के पास 1,30,000 जवान हैं। इनमें से लगभग 80,000 सीमा पर तैनात हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के लगभग 40 से 45,000 जवान कश्मीर के भीतरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के करीब 60,000 जवान हैं। इनमें से 45,000 से ज्यादा कश्मीर घाटी में तैनात हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की संख्या भी 83,000 है। इसके अलावा अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीएपीएफ की कुछ कंपनियां भी घाटी में तैनात रहती हैं। हालांकि घाटी में सुरक्षा स्थिति के आधार पर इन आंकड़ों में बदलाव होता रहता है। जिस तरह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सीक्रेट मीटिंग के तुरंत बाद आतंकी हमले बढ़े और जिस तरह से उन आतंकियों के पास से चीन के हथियार मिले हैं, इसे देखते हुए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान और चीन की साझा चालबाजी नजर आ रही है। भारतीय सेना ने हाल ही में करीब 50,000 से लेकर 60,000 तक आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को ईस्टर्न लद्दाख में अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया है।
सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के हिसाब से फोर्सेस का ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं में इजाफा किया जा रहा है। लेकिन इन आतंकियों को ढूंढ कर खत्म करने का काम यानी ऑपरेशन ऑल आउट एक बार फिर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी है और भारत के विकास के लिए सरहदों का अभेद्य होना जरूरी है, ताकि हमारी तरक्की के दुश्मन किसी नापाक इरादे को अंजाम ना दे पाएं। इस लिहाज से आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज भारतीय सेना को विशुद्ध देशी आत्मघाती ड्रोन की पहली खेप मिल गई है। ये ड्रोन दुश्मन के लिए कितना घातक है और इसके अलावा आने वाले दिनों में भारत के हथियार बेड़े में और कौन कौन से ब्रह्मास्त्र शामिल होने वाले हैं, आइए आपको इसकी पूरी सीरीज दिखाते हैं। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। और इस आह्वान का सबसे नया सबूत यह अस्त्र है, नागास्त्र 1। एक ऐसा आत्मघाती ड्रोन जो खुद की बर्बादी के साथ दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का मादा रखता है। नागास्त्र 1 ड्रोन LAC पर चीन की चालबाजी और LOC पर उसके पिछलघु पाकिस्तान को परास्त करने का सबसे नया हथियार है। इस ड्रोन की ताकत कितनी है, यह आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। अभी आप इसके सटीक निशाने की गवाही देखिए। देखिए कैसे पलक झपकते ये बारूदी परिंदा उड़ा और सिर्फ 4 सेकंड में टारगेट तबाह हो गया। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए सरहदों की मजबूत किलेबंदी जरूरी है और इसके लिए जरूरी है देश के जाबाज सैनिकों के पास वो अचूक हथियार जो दुश्मनों के नापाक इरादों को समय रहते नाकाम कर सके। इस लिहाज से भारत का नागास्त्र ड्रोन वो ब्रह्मास्त्र है जो देश का कवच और दुश्मन का काल साबित हो सकता है। यकीनन नागास्त्र 1 दुश्मन का काल साबित हो सकता है, क्योंकि इस स्वदेशी हथियार की ताकत बेशुमार है। ये मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1 आसमान का ऐसा शिकारी है जो नाग की तरह ही दुश्मन को डस कर मार देता है, उसके अड्डे को तहस नहस कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। अपनी बलि देकर दुश्मन को भस्म करने वाला नागास्त्र बहुत ही घातक हथियार है। इस ड्रोन के आगे 1 किलोग्राम की नोक है। इसी नोक में 1 किलोग्राम का वॉरहेड फिट है। वैसे जरूरत पड़ने पर यह वॉरहेड 2.5 किलोग्राम तक भी हो सकता है। इस ड्रोन में हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव लगाया जाता है, यानी भले ही 1 से 2.5 किलोग्राम के बीच का वॉरहेड है, लेकिन यह दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है।
यह ड्रोन 2 मीटर की सटीक एक्यूरेसी से टारगेट करता है। यही एक्यूरेसी इस ड्रोन को सबसे घातक बनाती है। इस सुसाइड ड्रोन में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, यानी सारे टारगेट हिट होकर रहेंगे। इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, इसलिए जासूसी और हमला दोनों काम एकदम सटीक होते हैं। यह 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट होता है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी इसे ऑपरेट करना आसान है। नागास्त्र 1 60 मिनट तक हवा में रह सकता है। 15 किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से ड्रोन को ऑपरेट कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थिर और फिक्स टारगेट पर अटैक कर सकता है। इस ड्रोन की कई और खासियतें हैं जो इसे इस्तेमाल करने में आसान बनाती हैं। कोई भी जवान नागास्त्र 1 ड्रोन को ऑन ग्राउंड ही असेंबल कर सकता है। इसे हाथ से और ग्राउंड बेस्ड लॉन्च सिस्टम से ऑपरेट कर सकते हैं। इससे मैन्युअली और ऑटोमेटिक टारगेट सेट हो सकता है। टारगेट डिटेक्ट होने पर यह वापस आ सकता है। वापस आकर पैराशूट से सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। भारत में पहले ऐसे ड्रोन विदेशों से खरीदे थे और विदेश से आए एक ड्रोन की कीमत 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 50 लाख तक थी। लेकिन नागास्त्र ड्रोन भारत में ही बना है। इस ड्रोन की कीमत करीब 70 लाख है, जो विदेशी ड्रोन से लगभग आधी कीमत है। ड्रोन से काफी कामयाब हथियार साबित हुआ है और ऐसे में बड़ा जरूरी है कि भारत की सेनाओं को भी ये मिले। जो नागास्त्र 1 है, ये एक कामिकाजी टाइप ड्रोन है जिसको सुसाइड ड्रोन कहते हैं, जो कि सुसाइड ड्रोन होकर वहां पर जाकर टारगेट पर फट जाता है। आज की जो सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए भारत की सेना को आधुनिक बनाने की तरफ जोर देना अत्यधिक जरूरी है, और वो भी अगर आत्मनिर्भरता के साथ हो तो वो और भी अच्छा है। यही कारण है कि आज ये नागास्त्र 1 भारत की सेना में इंडक्ट किया गया है। बीते 2 साल से दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध की गवाह है। इस बीच इजराइल और हमास में छिड़ी जंग भी जारी है और दोनों युद्धों में कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन बर्बादी के बड़े सबब साबित हुए। ऐसे में वक्त की जरूरत थी कि भारत के पास भी स्वदेशी कामिकाजी ड्रोन। इसके लिए भारतीय सेना ने नागपुर की एक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड को 480 ड्रोन का ऑर्डर दिया। अब कंपनी ने भारतीय सेना को 120 ड्रोन की डिलीवरी भी कर दी है। नागास्त्र 1 में इस्तेमाल हुए 75% औजार पूरी तरह स्वदेशी, चाहे दिन हो या रात इसे 24 घंटे ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी एक और खास बात है इसका इलेक्ट्रिक इंजन, जिसकी वजह से ये शोर नहीं करता और दुश्मन को इस ड्रोन की जरा भी भनक नहीं लगती। भारतीय सेना को मिल गया है अपना सबसे शक्तिशाली और आत्मघाती ड्रोन। नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने बनाया है नागास्त्र 1 और ये ड्रोन भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद के तहत खरीदा है। जिस शुभ दिन भारतीय सेना को देसी कामिकाजी ड्रोन की पहली खेप मिली, उसी दिन इटली दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात भी हुई। इटली के अपुलिया में जब मोदी और मैक्रो मिल रहे थे, तभी वहां से करीब 5,500 किलोमीटर दूर दिल्ली में फ्रांस के एक प्रतिनिधिमंडल और भारतीय रक्षा मंत्रालय और सेना के आला अधिकारियों में भी एक बैठक चल रही थी। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग का एजेंडा राफेल मरीन जेट था, जिसे भारत अपनी नौसेना के लिए खरीदना चाहता है। दरअसल भारत सरकार हमारी नौसेना को 26 मेड इन फ्रांस राफेल मरीन लड़ाकू विमान देना चाहती है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस सौदे पर भारत और फ्रांस में बातचीत चल रही है। फ्रांस से राफेल मरीन लड़ाकू विमान मिलते ही इन्हें आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में मेड इन फ्रांस राफेल लड़ाकू विमान पहले से मौजूद है। अब भारतीय नौसेना को भी बहुत जल्द 2 दर्जन से ज्यादा राफेल मरीन जेट मिल सकते हैं, जो समंदर के रास्ते हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले दुश्मन के हथियारों को जल्द समाधि दिलाने के लिए काफी होंगे। भारतीय वायुसेना के पास पहले से 36 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद है। अब नौसेना को भी 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान मिल गए तो भारत के पास 62 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे।
राफेल मरीन फाइटर जेट को समुद्री क्षेत्र में हवाई हमले के लिए खास तौर पर बनाया गया है। इसका साइज वायुसेना वाले राफेल से छोटा है। राफेल मरीन की लंबाई 15.30 मीटर, चौड़ाई 10.90 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। इसका वजन 10,500 किलोग्राम है। इसकी रफ्तार 1,900 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर है। ये 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। राफेल एम बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। राफेल एम एंटी शिप स्ट्राइक के लिए दुनिया का सबसे शानदार फाइटर जेट है। इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। भारत को बहुत जल्द ऐसे कई देसी और विदेशी हथियार मिलने वाले हैं जो हमारी तीनों सेनाओं की ताकत को कई गुना बढ़ाने में कामयाब होंगे। इसके लिए इसी साल फरवरी में ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट यानी कि सीसीएस ने 92,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी देकर अपना इरादा जता दिया था। अब नई सरकार में भी सीसीएस वही पुरानी है। ऐसे में ये सौदे बहुत जल्द हकीकत का रूप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार के आखिरी दौर में बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई थी। फरवरी 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 92,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने को हरी झंडी दिखाई थी। इसमें सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए, 450 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाली 220 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए 19,500 करोड़ रुपए, तो मौजूदा मिग 25 लड़ाकू विमान के नए आधुनिक इंजन के लिए 5,300 करोड़ रुपए, जबकि L-70 एयर डिफेंस गन के नए वर्जन और शक्तिशाली रडार के लिए 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। विकसित भारत के लिए सरकार ने रक्षा सेक्टर में अमूलचूल बदलाव का फैसला लिया है। इसके लिए 2028-2029 तक सालाना रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। देश की रक्षा और सुरक्षा को नया आयाम देने के लिए 2024-2025 के अंतरिम बजट में 6.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। आज की सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है, करारा जवाब देती है, घर में घुसकर जवाब देती है। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में देश के प्रहरियों को कई देसी और विदेशी हथियार और साजो सामान मिलने वाले हैं। इनमें एक बड़ा नाम S-400 का है। S-400 यानी अभेद्य हवाई सुरक्षा कवच। S-400 यानी पाकिस्तान और चीन की तरफ से आने वाले लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाव की पक्की गारंटी। बड़ी खबर यह है कि रूस से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम का 3रा रेजिमेंट मिलने वाला है। S-400 की एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं। 8 लॉन्चर यानी S-400 के 8 लॉन्चिंग ट्रक। इनमें से हर लॉन्चिंग ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं, यानी S-400 के एक ट्रक से एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि S-400 की एक रेजिमेंट में 32 मिसाइलें होंगी। 21 जून 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय अतिथि बनकर वॉशिंगटन DC पहुंचे, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात में दुनिया के सबसे घातक ड्रोन में शामिल MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की मेगा डील पर भी मोहर लग गई।